नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसे कि हम चैंपियन खिलाड़ियों के साथ एक सीरीज कर रहे हैं, तो आज हम जिस खिलाड़ी से रूबरू होंगे, जिस चैंपियन से रूबरू होंगे, वो चैंपियन तो वाकई बहुत कमाल है। एक पुरानी कहावत है ना कि हार इंसान को जीतना सिखाती है। और कहते हैं अगर खुद से आप नहीं हारोगे तो जीत जाओगे, अगर आप खुद से नहीं हारोगे तो जीत जाओगे। तो इसलिए इसलिए ज़िंदगी में याद रखो कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो। और ये कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि भैया भरोसा अगर भगवान पर है, भरोसा अगर भगवान पर है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे। और अगर भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान भी वो लिखेगा जो आप खुद चाहोगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। आज जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, जिस चैंपियन की हम बात कर रहे हैं, इतनी उम्र में तो जो आम बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता कि भैया मुझे करियर में करना क्या है, क्या सेटल करना है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, क्या बनना है। मगर इन्होंने इतनी छोटी उम्र में ना तो ये डॉक्टर इंजीनियर बने, बल्कि इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि पूरे विश्व में अपने देश का तिरंगा लहरा दिया। और ये सबसे कम उम्र में यंगेस्ट शूटर बन गए इंडिया के। अगर आप अब भी नहीं पहचाने हो तो मैं आपको और थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ इनके बारे में। इन्होंने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता, एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अब मैं इनकी उपलब्धि क्या बताऊं कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, और उनका पहला ये कॉमनवेल्थ गेम्स था और उसमें ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो मैं कहता हूँ कि इंसान में वो डेडिकेशन होना चाहिए, इंसान में एक वो चीज़ होनी चाहिए कि भैया हमारे करियर में हमें ये करना है। कहते हैं ना कि भैया मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। तो इसलिए याद रखो, जो आपके सपने हैं, मैंने पहले ही बोला, जो आपके ड्रीम हैं, सपने हैं, उनकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते तो भैया चलो, चल नहीं सकते तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तो भैया लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहाँ आपको जाना है। क्योंकि ये सारे चैंपियन, ये सारे खिलाड़ी हमें वही बात सिखा रहे हैं, वही बता रहे हैं कि सपने देखो, सपने देखो, सपने सच होते हैं। तो आज जिस खिलाड़ी से हम रूबरू हो रहे हैं, जिस खिलाड़ी के बारे में हम जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो खिलाड़ी कोई और नहीं है, वो खिलाड़ी है मनु भाकर। क्योंकि मनु ने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है कि उनके बारे में मैं क्या बताऊं। अभी बस वो आने वाले हैं। वो जो आपके क्वेश्चन हैं सारे सब यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उनमें है, मतलब क्या उनकी लाइफ में है, क्या उनमें इतना डेडिकेशन है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो कुछ तो बात है, वो सब मैं उनसे पूछूंगा। आप अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कि उनकी फैमिली ने कितना, मतलब कितना डेडिकेशन दिया है, उन्होंने अपनी लाइफ का कितना डेडिकेट उन्होंने किया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनसे, बात करूंगा, उनका शेड्यूल पूछूंगा, उनकी लाइफ क्या है, कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप सब उनके करियर से सीख लो और अपना करियर बनाने की कोशिश करो। जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, कि आप भी उस गोल में पहुंच सकते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, बशर्ते कि भैया दुनिया वाले, हार हमारी तब नहीं होती कि हम गिर जाते हैं या हार जाते हैं, हार हमारी तब होती है जब हम दोबारा उठने से मना कर देते हैं। तो हमें दुनिया वाले हमें ज़िंदगी में हरा नहीं सकते जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। तो अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो चैंपियन खिलाड़ी अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बच गए। अभी हम उनको रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और वो आए। जी, हमने मनु जी को रिक्वेस्ट भेजा है। आई होप कि अभी उन्हें वो मिलेगा और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक आप है ना ज़िंदगी में इनसे यही सीखो, यही देखते रहो कि भैया लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है, लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है। हमेशा आपकी लाइफ में कुछ न कुछ चुनौतियाँ ये सब रहती रहेंगी। तो इसलिए ज़िंदगी में फ़ाइट करो, फाइट करो, आगे बढ़ो। इसलिए याद रखो कि भैया
सब कुछ आएगा, नीचे से भी होगा, ऊपर से भी होगा, सब कुछ होगा, टेंशन भी होगी, सब कुछ होगा, मगर ज़िंदगी में अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बस हिम्मत नहीं हारना है आपको ज़िंदगी में। हिम्मत नहीं हारी तो खुद से मत हारो, अब अपने आप जीत जाओगे। तो हम अभी मनु जी को ही फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, शायद उनको रिक्वेस्ट अभी पहुंची नहीं है। उनको रिक्वेस्ट शायद पहुंची नहीं है मनु जी को, उन्हीं को हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं दोबारा से। तो तब तक आप जी पहुंच गई है उनको। हेलो मनु, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हेलो भैया, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूं, क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा में एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, गोरिया से। अच्छा गोरिया से हैं। तो एक सेकंड, क्योंकि वो बीच में एक फोन आ गया था, अभी जुड़ रहा हूं। तो ये बताइए कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सोचा कि आपको शूटर बनना है? बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है मेरा। और हमेशा से हम्म। ये था कि कुछ कुछ तो करना है, एक ही जिंदगी है, उसमें मैं पूरी मेहनत करूंगी। और बचपन से ही हम्म। पूरी मेहनत की है, और धीरे धीरे अलग अलग स्पोर्ट्स में सक्सेस मिलती रही। फिर ऐसे ही बाय चांस शूटिंग हुआ मेरे साथ। ऐसे कोई एम नहीं था कि शूटिंग करना है, बस डेस्टिनी कह सकते हैं। जैसे मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, हमने देखा कि आप कई स्पोर्ट्स में आप नेशनल में पहुंच गए, आपने नेशनल चैंपियनशिप भी जीत ली। तो फिर शूटिंग में क्या कारण था कि वो शूटिंग में आपको कन्वर्ट किया? किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? मैं थी जैसे कराटे, बॉक्सिंग और जो ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं ना कांटेक्ट वाले, मार धाड़ हम्म। वगैरह, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट उसमें चीटिंग और पार्शियलिटी बहुत इजीली हो जाती है। रेफरीज होते हैं, तो अभी शूटिंग में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ। तो कोई चीटिंग का भी कोई स्कोप नहीं है। तो जितना ज़्यादा ये गेम बहुत ही ऐसे है कि भाई जितनी मेहनत तुम करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। इसी वजह से मुझे शूटिंग सबसे अच्छा लगा है। पहले बहुत पार्शियलिटी भी हुई है मेरे साथ अलग अलग स्पोर्ट्स में। बॉक्सिंग में हुई है, मार्शल आर्ट्स में भी हुई है। तो बहुत डिप्रेसिव था। ओके। तो खुद बताओ कि हरियाणा जैसे इसमें जज्जर में शायद जज्जर डिस्ट्रिक्ट में आपका गांव पड़ता है। तो यहाँ पे हरियाणा में शूटिंग के लिए ये सारी चीजें उस टाइम सोचना, ये अवेलेबल होना, ये कैसे संभव हुआ सारा सब कुछ? हरियाणा में सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है शूटिंग को। अगर मैं ट्रेन से जाया करती थी शूटिंग, कहीं पे कंपटीशन होता था तो, और कोई मुझसे पूछता था बेटा क्या करते हो, तो मैं कहती थी शूटिंग करती हूँ। फिर उनको लगता था मैं फिल्म की शूटिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो शूटिंग को गेम के तौर पे बहुत ही कम लोग जानते थे। और मुझे हमेशा उनको बताना पड़ता था कि नहीं, मैं बंदूक चलाती हूँ। फिर हरियाणा में धीरे धीरे अभी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो गया है, और अभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई हैं। अभी इजी है। तो आपकी लाइफ का इंस्पिरेशन कौन रहा, कि प्रेरणा कौन रहा कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, ये सब करना है इसमें, आपके करियर में? लाइफ लाइफ में ज़रूरी नहीं होता, मैं मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता इंस्पिरेशन आपको किसी से मिले। मेरा हमेशा से रहा है कि मुझे पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसे लगता था मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, और मैं खुद अपने पैसे कमाऊंगी और मैं खुद अपना वो कर सकती हूँ। क्योंकि हिसाब देना और पैसे का बराबर से वो सब करना, पहली बात तो ये थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं किसी से कुछ चीज़ें मांग रही हूँ या पैसे मांग रही हूँ, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए यही रहा है कि मैं मेहनत करके जल्दी से कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग करूंगी।
यहीं से। तो आपकी करियर का, आपके इसका शूटिंग में पहला कंपटीशन कब था? पहला कंपटीशन पहला कंपटीशन जैसे मैंने स्टार्ट किया था उसके 1 महीने के अंदर ही था, और मैंने 546 स्कोर किया था। अ, वाह। और वहाँ पे मेरे को कोई मेडल नहीं मिला था। वहाँ पे बस ऐसे ही मैं शायद 10th 11th पे थी। बट वो अच्छा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर तो आगे यूं लगा कि अब की बार तो बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और जीत के ही आऊंगी। तो आपने अपनी लाइफ का, जैसे वहां से, जैसे आप बिल्कुल समझ लो कि अर्थ से फर्श तक पहुंचे हो, आपने वर्ल्ड लेवल पे इतना नाम किया, तो इसके दौरान आपने क्या क्या परेशानी फेस की? मतलब कौन सी ऐसी स्थिति रही कि जब आपको लगा कि भैया अब तो बहुत हो गया? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं कि शुरू शुरू में जैसे मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे अजीब अजीब जगह और बहुत ही मतलब जो कंफर्टेबल नहीं कह सकते वैसी जगह पे भी रुकना पड़ता था, ताकि मैं मैच खेलूं और मैं अच्छे से खेल के वापस घर जाऊं। फिर उसके अलावा कंपटीशन में जब हम इंडिया टीम में आ जाते हैं उसके बाद बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सिर्फ ये आती है टेक्निक कैसी होनी चाहिए, सिर्फ यही आती है। बट उससे पहले जो पैसा हमको चाहिए होता है और जो सबको मतलब नहीं पता है कि मैं भी इतनी, हमारी फैमिली भी रिच नहीं है, तो हमने भी काफ़ी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। बट वही बात है, हम पूरी कोशिश करते हैं। और थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है तो शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी, बट पेरेंट्स कभी वैसे ज़्यादा फील नहीं करने देते थे। तो जैसे आपने बताया कि शूटिंग काफी, मतलब जैसे हमें क्या कि कुश्ती कबड्डी करो तो सस्ता एक लंगोट खरीद लिया, अखाड़े में चले गए, सब कुछ हो गया। अब ये तो काफी महंगा स्पोर्ट्स है। तो शुरुआत में चुनना थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि घर वालों ने नहीं बोला कि इसकी बजाय आप दूसरा स्पोर्ट्स कर लो या कुछ खेल लो? नहीं नहीं, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं जो भी करूं मैं पूरे दिल से करती थी। जैसे मैं पढ़ाई में अगर करती हूँ तो मैं पढ़ाई भी पूरे दिल से करती हूँ, कि क्योंकि करना तो है ही, तो अच्छे से ही करेंगे। बट पेरेंट्स का कभी ऐसे नहीं रहा कि तुम मत करो। बस मैं यही चाहती थी कि मैं पहले प्रूव कर दूं कि मैं कर सकती हूँ, उसके बाद ही मैं पिस्टल मंगवाऊंगी। तो मैंने पहले जो स्कूल में पिस्टल होती थी उससे प्रैक्टिस किया काफी टाइम। मैं स्कूल के बाद रुक के भी वहां पे घंटों घंटों, जब सब लोग चले जाते थे कोई नहीं होता था स्कूल में, तब भी मैं प्रैक्टिस करती थी। और वहां पे बस कोई भी नहीं होता था, इवन फैकल्टी में से भी कोई नहीं होता था। तो मैंने प्रूव किया कि मैं कर सकती हूँ, उसके बाद ही मैंने पिस्टल मांगी। तो मतलब ये तो अब समझ लो कि आप तो इतने समझदार हैं कि आपने पहले प्रूव किया फिर पिस्टल मांगी, वरना तो क्या करते कि पहले पिस्टल मांग लेते उसके बाद प्रूव करने लगे रहते हैं। तो मुझे बताओ कि हाँ, आपका, जैसे आपने स्टार्ट किया कि आप पहले कंपटीशन में गए इसमें नॉर्मली, वो तो हम उस पे बाद पे आए करियर पे, तो आपका डेली रूटीन क्या है पहले बताओ मुझे, सब जानना चाह रहे हैं, ढेर सारे प्रदीप जी से लेके ढेर सारे मैसेज कर रहे हैं। अभी आज के टाइम पे, हाँ आज मतलब आज नॉर्मली, अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है, तो आज क्वारंटाइन में आप क्या अभी कर रहे हैं? जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। उठते ही मैं सबसे हम्म। पहले नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर थोड़ी मेडिटेशन करती हूँ। और मम्मी ने बोला हुआ है सूरज को पानी देना, तो वो भी करती हूँ। और फिर मैं पढ़ाई करती हूँ 1.5 घंटा। उसके बाद फिर मैं शूटिंग करने चली जाती हूँ करीब 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास। तो अभी फिर आप किस क्लास में करीब पढ़ दो, रहे हैं? मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ, दिल्ली वाह। यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो फिर आगे आगे आप कंटिन्यू करो। हाँ, फिर उसके आप बाद मैं पढ़ाई दो करते हैं बजे उसके तक बाद? कम से कम 4 से 5 घंटा मैं ट्रेनिंग करती हूँ। और वो भी ऐसे नहीं कि बहुत सीरियस वाली भी, 2 घंटे 3 घंटे। उसके बाद मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ कि चलो ये करके देखते हैं, चलो ऐसे करके देखते हैं, कभी हरियाणवी गाने चला के करके देखते हैं, कभी ऐसे करके। तो मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कैसे कैसे करूँगी, मज़े मज़े में। तो उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट मैं पढ़ाई करते टाइम ही कर लेती हूँ, क्या साढ़े खाते हैं छः से ब्रेकफास्ट आठ में? के बीच में। क्या खाते हैं? नॉर्मली तो बहुत ही हेल्दी खाना पड़ता है। जैसे मैं फ्रूट्स खाती हूँ मोस्टली तो, और नहीं तो उसके अलावा तो दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं, कभी कभी दही रोटी। तो बेसिक और थोड़ा हेल्दी। अच्छा, और लंच में आप क्या करते हैं?
लंच में हम सब पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के खाते हैं, और पूरी फैमिली में जैसे अलग अलग चीजें बनाते हैं। दाल, मोस्टली प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं सभी एथलीट्स, मैं भी प्रोटीन लेने की पूरी कोशिश करती हूँ। हम्म। दाल और हरी सब्जियां। दाल और हरी फिर सब्जियां। उसके अभी आजकल मैं बाइक सीख रही हूँ चलाना, तो अभी बाइक के लिए भी थोड़ा, वाओ। मतलब सब कुछ आता है, गाड़ी आती है, स्कूटी आती है, साइकिल आती है, बस बाइक नहीं आती, तो अब वही मनु चल रहा है। संभाल के। आप बड़ी होप है हमारे लिए, ओलंपिक में मेडल की तो। और आज से ही शूटिंग करनी है और आज से ही बाइक चलानी है, तो बाइक तो बाद में सीख नहीं लेना। नहीं, मैं, तो फिर, हाँ, तो उसके बाद फिर आपने लंच किया, उसके बाद शाम को भी ट्रेनिंग करते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जब कंपटीशन चलता है तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती हूँ। जब ऐसे लगता है कि 1 महीने बाद कंपटीशन है, तो मैं करीब करीब 10 घंटे भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ रोज एवरेज। तो इसीलिए वाह। मैं अभी बहुत थोड़ा कम कर रही हूँ, क्योंकि मसल रिलैक्स हो रही हैं और मैं फिजिकल वर्कआउट कर रही हूँ काफ़ी। तो अभी ट्रेनिंग 5 घंटे के अराउंड होती है, और फिजिकल फिटनेस करीब 2 घंटा होती है। तो शाम को आप सोते किस टाइम है? 9:30 के आसपास। 9:30? तो ये तो अच्छी हाँ। बात है, ये तो मतलब, सुन लो भैया सब, ये सीखो, ये तो 9:30 बजे सोना तो अच्छी बात है। तो अब हमें ये बताओ कि अभी हमने नॉर्मली पूछ लिया कि आपको कब लगा कि आपकी लाइफ अब चेंज हो रही है, चेंज हो गई है, मतलब किस टाइम लगा आपको? जब 2017 का पहला इंटरनेशनल था, और हम्म। उसमें मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बट लास्ट शॉट पे जब वो रह गया था, 0.1 से मेरा गोल्ड रह गया था, और नेशनल एंथम नहीं बजा था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तब से यही था कि नेशनल एंथम तो बजना चाहिए, और पूरी पूरी कोशिश करूंगी, नेक्स्ट टाइम से पूरा ध्यान में रखूंगी, और जी जान से मेहनत करूंगी। तो फिर अब आप उसी इतनी, टाइम से नेशनल में 15 मेडल आए थे मेरे, 11 गोल्ड, मतलब काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो गई थी। जब हम वाह। संकल्प कर लेते हैं ना कि हमें अच्छा करना ही है, तो हम कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपकी अभी छोटी सी उम्र है, अभी आप मुश्किल से हुए होंगे मेरे हिसाब से 15-16 साल के, 17 साल के। 18। हम्म। 18, हाँ। अच्छा, 18 साल। तो इतनी छोटी उम्र में जब आपको इतना फेम मिल गया, आप इतने बड़े स्पोर्ट्समैन बन गए, तो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? हम कभी भी सबसे बड़े तो बनते नहीं हैं, तो हम हमारे ऊपर जो भी हैं हम उनसे देख के सीखना चाहिए हमको। तो इंस्पिरेशन मैं अलग अलग चीज़ों से लेती रहती हूँ। कभी किसी ने अच्छा कर दिया तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग उसको, और मैं भी बहुत देखती हूँ कि मुझे और भी अच्छा करना है, और मुझे ऐसे ही ऊपर जाना है। तो कभी भी रुकना नहीं होता है, बस आगे बढ़ना और बढ़ते जाना। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट कि आपकी लाइफ में ही आया हो कि अब बहुत हो गया, अब तो शायद मुश्किल है, अब हुआ नहीं जा रहा, तो फिर आपने कम बैक किया हो, कोई ऐसा मोमेंट कि शूटिंग में बिल्कुल आप टूट गए हो, मतलब आपके करियर में? एशियन गेम्स एशियन गेम्स 2018, उसमें हम्म। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब एशियन गेम रिकॉर्ड बनाया था, और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक कम था। हम्म। बहुत ही स्प्लेंडेड वो था कंपटीशन, इतना अच्छा स्कोर किया था मैंने, बट फिर मेडल नहीं आ सका, और कुछ पॉइंट से मेरा रह गया। तो लोगों ने भी, मतलब होप ऐसे बहुत ही थोड़ा डिमोरलाइज हो गई थी मैं भी, क्योंकि मेडल वाले को ही पूछते हैं, अभी हमें भी पता है मेडल को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलता है। तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग था, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, और इतना अच्छा स्कोर करने के बाद जब रह जाते हैं ना, तो इतना दुख होता है। तो वही सबसे हार्ड था मेरे लिए। तो अब तक आपने वर्ल्ड कप में कितने मेडल जीते हैं? गिना नहीं है मैंने, बट एक सेकंड, 8-10 गोल्ड है आई थिंक, 8-10 गोल्ड होंगे। 2 साल हुए हैं देखो मुझे इतने अभी बड़े सिर्फ। खिलाड़ी। हाँ, तो मैं वही गिन रहा था कि आपने कितने गोल्ड जीते हैं। आपने कॉमनवेल्थ, आपने पहला खेला उसमें गोल्ड जीता। आप एशिया चैंपियन बने 2 से 3 बार। आपने 8 IFS जो आपका वर्ल्ड कप, उसमें गोल्ड जीते हैं।
आप यूथ ओलंपिक में आपने गोल्ड जीता है। तो मैं वही देख रहा था कि आपकी जर्नी जो आपने इतने कम समय में, जो आप बिल्कुल शूटिंग के मतलब एक कुल मिला के आप शूटिंग के टॉप पे चले गए हो वरीता में। तो आपके कोच कौन रहे इसमें शूटिंग में आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए? शुरू में मैं स्कूल में ही ट्रेनिंग लिया करती थी। तो वहीं पे सर थे, वहीं पे कोच सर थे, वहीं सिखाते थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद उन्होंने, अनिल जाखड़ नाम था उनका, तो कुछ हम्म। टाइम बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। फिर करीब एक साल मैंने खुद मेहनत की थी, खुद प्रैक्टिस की थी। मोस्टली बच्चे डिमोरलाइज हो जाते थे कि कोच नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे जब हमें कोई बताएगा ही नहीं। तो मैं कोशिश करती थी, कोई बात नहीं, मुझे बेसिक पता है, मुझे पता है क्या करना है, कैसे गोली मारनी है, कहाँ मारनी है, कैसे ट्रिगर दबाना है। तो मैं यूं था कि ठीक है मैं कर लूंगी, ठीक है कोई बात नहीं, कर लूंगी। तो धीरे धीरे मैं मैचेस करती रही, मैचेस पे मैचेस, हर हर दूसरे दिन मैं मैच करती, लोगों के साथ कंपटीशन करती, स्कूल में ही लड़कों के साथ कंपटीशन करती। तो ऐसे करते करते काफ़ी अच्छा हो गया। फिर मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। और इंडिया टीम में सिलेक्शन होने के बाद जूनियर, जब मेरा पहला इंटरनेशनल था, तो तब मेरे कोच कोई नहीं थे। फिर जूनियर टीम के जो कोच थे, नेशनल कोच, उनके साथ मैं कभी कभी ट्रेनिंग करती थी। और वो कोई भी प्रॉब्लम होती थी मुझे तो वही बताते थे, उन्हीं से मैं फ़ोन करके पूछ लेती थी। बट तो बिना, ऐसे मैं आपकी एक बात कहना चाहूंगी कि जी। अगर आप लोगों के पास कोच नहीं है तो आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना कि हम नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। वाकई आपने अच्छी बात बोली। जितने ये अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ वो सारे आपकी प्रेज कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अब ओलंपिक की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? ओलंपिक, अभी तो मैं मेडिटेशन वगैरह करके थोड़ा माइंड सेटल करने की कोशिश करती हूँ कि जो अभी ये हो रहा है, कंपटीशन कोई हो नहीं रहे हैं, नेशनल कैंप नहीं हो रहा है, कोच से मिलते नहीं है, और कोई खास कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। और बस मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, ओलंपिक में जाना है, और ऐसे माइंड सेट होना चाहिए मेरा, ऐसे मुझे फोकस करना चाहिए। और मैं मैच में ऐसे जाऊंगी, अरीना में ऐसे जाऊंगी, और मुझे बिल्कुल शांत रह के अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो ज़्यादातर तो मैं मेंटली प्रिपेयर करती हूँ। और दूसरा, स्टेबिलिटी, इतना स्टेबल होना चाहिए कि हम 2 मिनट 3 मिनट तक बिना हिलाए हाथ को रख सके। चल रही है ओलंपिक की भी तैयारी। तो अभी आप इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं तो क्या आपको अब भी ये लगता है कि मतलब फियर लगता है, या आप नर्वस होते हैं अपने टूर्नामेंट से पहले, या आपको डर लगता है कि भैया मेरा इतना बड़ा नाम है, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए? क्या आपको अब भी लगता है ये? नर्वस तो हमेशा ही होता है, और हमेशा ऐसे लगता है कि पता नहीं इस मैच में मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और इस बार पता नहीं मैं कितना स्कोर कर पाऊंगी, या इस बार मैं मेडल जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी। तो बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ, नहीं यार पूरा देश मेरे साथ है, मैं पूरी कोशिश, मैंने इतनी मेहनत की है, और मैं क्यों नहीं जीत सकती हूँ? जब और लोग जीत सकते हैं, और लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बस फेथ, सेल्फ बिलीफ, यही है। तो आपकी जो इवेंट है, जो आपका इवेंट है मेन, जिसमें आप ओलंपिक में वो करेंगे, क्योंकि मैंने शूटिंग में जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आपका मेन इवेंट है उसमें आपके जो राइवल्स है, जो विरोधी जो लड़कियां हैं जो जिस कंट्री की हैं, तो कौन मतलब सबसे ज्यादा आपकी राइवल है उसमें, कि मतलब किससे ज्यादा शूटिंग में कंपटीशन ऐसा आपका? नहीं होता है, शूटिंग में ऐसा ओके। नहीं होता है। और हर हर बार कोई ना कोई अलग ही निकल के आता है, हर बार अलग ही शूटर्स की वो होती है कि भाई इस बार उसने गोल्ड जीत लिया है, अगली बार मैं जीतूंगी, या फिर नहीं जीत पाए तो उसने जीता है। तो हर बार अलग अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कोई एक ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे शूटर्स हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी उनमें से एक हों। देखो जैसे जहां तक शूटिंग की बात चली है, तो जब से मैं पढ़ने लग गया हूं, तो जैसे आपने शूटिंग को इंडिया में यहाँ पे ले गए। जैसे पहले कुछ हमारे शूटर थे, जैसे मैं पढ़ता था कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने अच्छा किया तो वर्ल्ड लेवल पे जाके हम थोड़ा सा कम हो जाते थे।
अब आप सब आए हो, जो आप सब में एक एनर्जी है, जो आप सब में एक वो जज्बा है कि वर्ल्ड लेवल पे हमारी शूटिंग को आगे पहुंचा दिया। वरना तो पहले क्या होता था कि कॉमनवेल्थ तक हम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते थे, तो आगे जाके हम थोड़ा रह जाते थे। तो शूटिंग में सबसे टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं? जैसे जैसे नॉर्मली होता है कि भैया ये कंट्री। अभी तो इंडिया फर्स्ट पे है, क्योंकि सारे गोल्ड इंडिया के ही हैं लगभग। इस बार जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे इंटरनेशनल, सब में लगभग इंडिया के ही गोल्ड थे। तो फर्स्ट पे तो अभी इंडिया ही है। चाइना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसके अलावा जर्मनी है, जर्मनी भी काफ़ी अच्छा है। और साउथ कोरिया, ये है कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे शूटर्स के कंट्रीज। तो क्या आपकी बार चाइना हमें और ओलंपिक साउथ में गोल्ड कोरिया में? तो चाइना हाँ, और चाइना साउथ साउथ कोरिया को। तो कभी नहीं चूकता। हाँ, हमेशा ही अच्छे अच्छे एथलीट्स लेके आता है। तो हमें ओलंपिक में गोल्ड मिलेगा आपकी बार? अब वो तो टाइम ही बताएगा। वो तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिस्टल टूट सकती है। नहीं तो हमने पूरी मेहनत की है। और अब ये कमिटमेंट वाली बात हो जाती है, बट कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, बट पूरी मेहनत कर रहे हैं जेन्युइनली। आप मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ 130-135 करोड़ इंसानों की दुआ भी है। अच्छा, आपके दादाजी भी शूटर थे बड़े, तो आप उनसे कितना इंस्पायर हुए? दादाजी भी आर्मी में थे और बड़ी रैंक पे थे। और ऐसे ही नाना जी भी आर्मी में थे। तो मुझे वैसे पहले पता नहीं था, बट रिसेंटली मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि वो लोग भी आर्मी में इतना अच्छा। ऐसे कहा जाता है गांव में कि दादाजी जब भी कोई गोली चलाते थे, तो हमेशा हर एक गोली एक एक दुश्मन को मारती ही थी, ऐसे कहते हैं। और वाह। उन्होंने लगभग सारी इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना, कारगिल, इन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब वो पार्टिसिपेट क्या कहेंगे, बट वो थे वहां पे, वो लड़े मतलब थे। शूटिंग काम आई वहां पे भी? शूटिंग काम आई कि कोई हाँ। कोई कोई हमारे जैसा मैच्योर चलाएगा इधर उधर जाएगी, जो शूटर होगा वो डायरेक्टली मारेगा। तो ये अच्छा था। तो तो मुझे बताओ मन्नू, कि आपका भी बाकी लड़कियों की तरह, आम लड़कियों की तरह ये दिल करता है कि भैया मैं ये कर लूं, मैं ये चीज कर लूं, या प्रैक्टिस नहीं करूं, कुछ ऐसा करता है, या आप स्ट्रोंग माइंड से लगे रहते हैं? अ, मेरा लड़कियों की तरह तो पता नहीं, बट मुझे ऐसे रहता है कि मुझे ये स्पोर्ट ट्राई करना है, ये स्पोर्ट ट्राई करना है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। और बाकी फिजूल की चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर फ़ायदा कहाँ हुआ। और उसके अलावा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे फ्यूचर में पढ़ाई और स्पोर्ट दोनों इक्वल चले। और मुझे जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं पूरा अच्छे से करूँ सब कुछ। और मैं अलग अलग चीज़ें सीखती रहती हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, मैं बाइक सीख रही हूँ। कुछ टाइम पहले गाड़ी सीख रही थी। तो आई थिंक ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें नई नई सीखती रहती हूँ बस। कहते हैं कि सीखनापन तो जीतनापन। अच्छा, बिल्कुल। अब की बार आप अर्जुन अवार्ड के लिए, खेल रत्न के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? अर्जुन अवार्ड, मुझे लगता है कि जो हम सभी को पता होगा कि मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह भी जीते हैं, काफ़ी सारे मेडल्स वगैरह भी रहे हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, काफ़ी लोग भी मुझे बोल रहे थे कि बेटा तुमने इतना कर लिया, बट सरकार ने तुम्हें कोई रिकग्निशन नहीं दी है, तो फिर इस पे क्या बोलती हो तुम। फिर मैं कुछ बोलने के लिए होता नहीं था, क्योंकि एक तो मैं बहुत जूनियर थी। मैं आई वाज आई थिंक 16-17 देन। फिर मुझे बोलते थे कि अभी सीनियर्स की बारी है, तुम बाद में करना। तो आई थिंक बारी आ गई, और फेडरेशन भी काफ़ी रिकग्नाइज कर रही है। तो रिकग्नाइज कर रही है और आप डिजर्व करते हैं। और मैं कहता हूं कि सरकार तो सरकार अगर वो कर रही है तो आपको अर्जुन के साथ साथ खेल रत्न भी देना चाहिए, क्योंकि इतनी 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 ज्यादा अचीवमेंट किसी की नहीं है। मैं खुद बात करूंगा सबसे जिससे मैं मिलूंगा, आप वो कर रहे हो, डिजर्व कर रहे हो, करते हो। अच्छा मनु, ये तो हो गई आपकी सारी बात। अब ये बताओ कि जब आपकी जिंदगी में आपको ये लगता है कि भैया अभी मैं थोड़ा सा डाउन, तो आप क्या, आपका मंत्र है कि मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी है कि एकदम स्ट्रेस से बाहर निकलने की? एक तो म्यूजिक। मैं हमेशा हम्म। मैं
कहीं पे चलते टाइम, मैं सोते टाइम हर टाइम म्यूजिक प्रेफर करती हूँ, कंपटीशन जब भी होता है तो, ताकि हम्म। बाकी लोगों का कुछ सुनाई ना दे, या फिर मुझे किसी के स्कोर्स सुनाई ना दें, या फिर मैं किसी की तरफ देखूँ ना, या लोग मुझसे बात ना करें। वो अवॉइड करने के लिए मैं म्यूजिक काफी बार सुनती हूँ, जब कंपटीशन होता है तभी। और उसके अलावा ज्यादा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, और बस एनालाइज करती हूँ कि मेरा गेम है, मुझे इस पे फोकस करना है, और मुझे फालतू की चीजें नहीं सोचनी है। डायरी लिखती हूँ, और मेन यही चीजें हैं। कोच से बात करती हूँ, घर पे पेरेंट्स से बात करती हूँ, भाई से बात करती हूँ, बस। तो अभी जो ढेर सारे नए एथलीट हैं जो आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आपको जो एक अपना आदर्श मानते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? अगर उनको मनु बाकर के पास पहुंचना है या अच्छा एथलीट बनना है, तो उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी कि पहले, सबसे पहली चीज है, आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपको कभी किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पहचान बनाओ, और किसी के फुटप्रिंट्स पे चलना बहुत ही अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, बट अगर आपका कोई पैशन है उसको फॉलो करो, और जो भी चीज़ आप करते हो वो दिल से करो, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जीतोगे उस चीज़ में, डेफिनेटली। आपने बिल्कुल सही बोला कि नाम और पहचान भले ही छोटा हो, अपना होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। परफेक्टली बात बोली। बिल्कुल। तो मनु, अभी हम आपके साथ ना एक रैपिड फायर खेलेंगे। उसमें ना आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे इंटेलिजेंट हो। तो उसका आपको जवाब देना है नॉर्मली जो आपको दिल में आए। तो मुझे बताओ कि आपका मनपसंद खाना क्या है? मुझे मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है जो भी मम्मी बनाती है। वैसे पराठे अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। ज्यादा पराठे खाने अच्छे नहीं होते, वैसे पराठे अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, आपका मीठे में क्या फेवरेट है? नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू। अच्छी बात है। अच्छा, आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, मतलब जो इंडिया में अगर आपको छुट्टी जाना तो कौन सी जगह पसंद है? दोस्तों के साथ कहीं भी चलेगा। कोई फेवरेट जगह? फेवरेट तो कुछ नहीं है, घूमते रहते हैं। एक से ज्यादा बार कहीं पे जाए नहीं पाए हम आज तक, तो अलग अलग जगह ही होती है। अच्छा, तो आपका फॉरेन में कोई फेवरेट जगह है? जर्मनी बहुत सुंदर है, बहुत बहुत। तो आपको जब टाइम मिलेगा तो आप जर्मनी जाना चाहोगे? तो आपका फेवरेट शूटर कौन है इंडिया में? सारे ही बहुत ही उम्दा शूटर्स हैं, बहुत ही अच्छे शूटर्स हैं। मैं कभी भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग मुझे इंस्पायर करते रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड आपका फेवरेट शूटर कौन है? अ, बहुत सारे हैं। एना कोराकाकी बहुत अच्छा खेलती है। फिर उसके अलावा जर्मन शूटर्स हैं, मेल्स हैं काफ़ी सारे, जो अभी नाम एकदम से याद नहीं आता है। तो बट बहुत ही अच्छे अच्छे शूटर्स हैं, जो कि 590 से नीचे तो सांस ही नहीं लेते। वाह। तो मुझे बताओ कि अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो आप किसको चाहेंगे कि कौन एक्ट्रेस आपका रोल करे? नो आइडिया, मैं फिल्म में इतनी अच्छी नहीं हूँ। अ, हम्म, पता नहीं, नो आइडिया। अच्छा, आपको आइडिया नहीं, तो आपका आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर भी मुझे अलग अलग बहुत पसंद है। जैसे मुझे अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी मोस्टली पिक्चर्स मैं देखती रहती हूँ, कॉमेडी और अ, उम, एक्शन। उसके अलावा, हाँ, गोविंदा थे सर थे, उनकी भी मैं काफ़ी सारी मूवी एडमायर करती थी। और अभी के टाइम पे भी उनकी काफ़ी अच्छे अच्छे काम है, मूवी चलती रहती हैं। तो अक्षय कुमार मोस्टली मैं देखती हूँ, और और शाहरुख खान भी इज अमेजिंग। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस, फेवरेट एक्ट्रेस,
डिपेंड करता है किसी मूवी पे, किसी मूवी में बहुत ही अच्छा रोल किया हो उसने तो अच्छा लगता है। और जैसे बायोपिक्स में सबसे ज्यादा देखना प्रेफर करती हूँ, तो ऐसे कोई बहुत ही अच्छी नहीं लगती है, बट अगर किसी मूवी में बहुत ही अच्छा रोल किया हो उसने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो हो, तभी अच्छा लगता है। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। आपका जो आप सोचते हैं कि आपका फ्यूचर का सबसे ड्रीम क्या है, कि मतलब ये मैंने पाले तो ड्रीम हो गया? मुझे अलग अलग चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। उसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स का करियर भी कंटिन्यू करने की पूरी चाहत है। तो अलग अलग है, ऑप्शन सारे खुले हैं, कोई ऑप्शन बंद नहीं है। मगर ड्रीम ड्रीम क्या है, मतलब एक कि ये ड्रीम मेरा मतलब ये बेस्ट है कि मैं ये अगर हो गया तो मतलब ड्रीम कम ट्रू। मैं सोचती हूँ कि अगर हम मार्जिन लेके चलते हैं ना, तो हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो मैं कभी भी मार्जिन नहीं लेके चलती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा अचीव करूँ। कभी भी मैंने कभी लिमिट नहीं की है कि मैं उतना ही बन जाऊँ तो बहुत है। मैं कोशिश करती हूँ इससे भी अच्छा, और भी अच्छा, और भी अच्छा। तो ऊपर। ऊपर और भी अच्छा। तो मुझे बताओ कि अब एक अच्छा मैसेज दो कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या सर्टेन क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो हार्ड वर्क करने के लिए किसी और को, जैसे मम्मी पापा को प्रेशराइज नहीं करना पड़े कि बेटा तुम जाओ खेलो, हम्म। ये सब नहीं करना होना चाहिए। हमको खुद हम्म। को ही ऐसे रियलाइज होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और हम्म। दूसरा है सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, और एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, कि हम कर सकते हैं। अगर दूसरे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपके पिताजी तो इंजीनियर हैं, तो उन्होंने कभी आप पे ऊपर बोला नहीं कि आप भी इंजीनियर बन जाओ, आप स्पोर्ट्स में मत जाओ, आप ये मत करो, तो कुछ ऐसा नहीं बोला उन्होंने? नहीं, मैं काफी छोटी थी तब से ही मैं स्पोर्ट्स के अंदर घुसी पड़ी हूँ। अच्छा, क्योंकि थर्ड क्योंकि क्लास से मैं एथलेटिक्स, हाँ, थर्ड क्लास से मैं एथलेटिक्स कर रही थी। उसके बाद मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया, फिर मैंने मार्शल आर्ट्स किया, बॉक्सिंग किया 2 साल, फिर स्केटिंग किया। उसके बाद बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, खो ओ, खो, कबड्डी। ऑल्सो कबड्डी तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और बहुत बहुत सारे स्पोर्ट्स मैंने खेले हैं। तो मतलब सारे स्पोर्ट्स खेल लिए आपने अब तक? सिर्फ एक कुश्ती का नाम ले का- लिया आपने, बाकी सारे नाम ले दिए नहीं तो? नहीं, कुश्ती तो प्रोफेशनली खेलनी पड़ती है, कुश्ती का कभी हुआ नहीं। बट कबड्डी मैंने काफी टाइम खेली है। कबड्डी काफी खेली है। तो आपके फादर ने, आपकी मदर ने मतलब फुल सपोर्ट किया कि आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है या ये करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो करो? पहले एमबीबीएस का था कि मैं काफी मतलब पढ़ाई में ठीक हूँ, तो मेडिकल का वो था। सोच रहे थे मेडिकल में कुछ परस्यू किया जाए। और कोटा जाने की भी सोचा था कि एलन में पढ़ लूंगी और वहाँ से कोर्स करना है। बट उसके बाद हुआ कि मेरी शूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई। मैं एक्चुअली 10th तक स्कूल में रहने वाली थी, उसके बाद मुझे कोटा जाने की प्लानिंग हो चुकी थी। फिर 10th में ही मेरा इतना अच्छा हुआ कि मैं टीम में आ गई, इंडिया टीम में आ गई, मेरा मेडल भी आ गया इंटरनेशनल। तो उसके बाद फिर लगा कि 1-2 साल और हम शूटिंग को ही देंगे पहले, उसके बाद स्टडीज को देखेंगे। आपकी लाइफ का आज तक का सबसे खुशी वाला क्षण कौन सा है? मुझे बहुत खुशी फील होती है जब उन्होंने अनाउंस किया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो सर थे, राज्यवर्धन राठौड़ सर थे उस टाइम पे। उन्होंने अनाउंस किया था यूथ ओलंपिक्स का फ्लैग बियरर, कि पूरे इंडियन कॉन्टिजेंट का कौन नेतृत्व करेगा वो। और उस टाइम पे मैं बस बैठी हुई थी कि पता नहीं किसको चुनेंगे, और मुझे काफी टाइम तक यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने चूज कर लिया पूरे इंडिया का नेतृत्व करने के लिए, वो भी यूथ ओलंपिक्स में। तो वो बहुत ही उम्दा मोमेंट था। वो आपकी लाइफ का उम्दा मोमेंट था। तो अभी अभी अपने कितने शूटर ने ओलंपिक क्वालिफाई किया है? 15। 15 ने। तो क्या लग रहा है कि शूटिंग में कितने मेडल मिलेंगे अब की बार ओलंपिक में?
आइडिया? शूटिंग की टीम बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे ऐसे लगता है कम से कम गोल्ड तीन तीन तो हो जाने चाहिए। तीन तीन या चार तो हो जा, बहुत ही स्ट्रांग टीम है और काफी अच्छे एथलीट्स हैं और मैं खुद उनको एडमायर करती हूँ। मुझे लगता है तीन चार तो हो ही जाएंगे, मतलब तीन लगता चार है, का तो कुछ श्योर नहीं कह सकते। 3-4 का तो मुझे पता नहीं, मगर हम सबको ये लगता है कि मनु अब की बार इंडिया को शूटिंग का गोल्ड मेडल दिलाएंगे। और आप ये कंटिन्यू करो, हमारी गुड विशेस भी आपके साथ हैं। हमारा पूरा देश आपको एक मतलब एक होप की नजरों से देख रहा है। तो बस अपना जो जज्बा है, जो जुनून है, वो शूटिंग बनाए रखो। और जब आप गोल्ड मेडल जीत जाओगे उसके बाद आप राजनीति भी कर लेना, आप ये सारी चीज भी कर लेना, और आपके ऊपर बायोपिक बनेगी, फिर सोच लेना कि कौन सी एक्ट्रेस अच्छी है, कौन सा क्या करना है। तो मनु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही खुश रहो और हम सबको ऐसे ही इंस्पायर करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सो भैया। मच। थैंक यू। थैंक यू गुड़िया। मैं भी